Good morning, lovely students. How are you all? I hope you all are fit, fine and healthy and spending quality time with your family members. Children, always remember, hard work is the key to success. हमेशा परिश्रम कीजिए, आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। अपना काम दिल लगाकर कीजिए और ईमानदारी से कीजिए, तो इस तरह से आपको अपने काम को करना है और आप देखोगे आपकी असेसमेंट्स भी बड़ी अच्छी हो जाएंगी। सो आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज EVS। Today we are going to revise chapter 9, Houses Changing Times, chapter 10, Mapping Our Neighborhood। ये लेसन 10 है जो रिवाइज करेंगे। एंड लेसन 11, People at Work। After revising these chapters, I will explain you the way to attempt हाफ ईयरली असेसमेंट्स, कि आपको हाफ ईयरली असेसमेंट्स में किस तरह से अटेम्प्ट करना है। सो बी रेडी विद योर बुक्स। ओपन लेसन 9। First topic of this chapter is कच्चा and पक्का houses. When we want to protect ourselves, we make a house. हमें घर बचाता है गर्मी से, सर्दी से, बारिश से, इवन वाइल्ड एनिमल्स से बचाता है ना घर। और देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस, कच्चा हाउसेस, पक्का हाउसेस। कच्चा हाउसेस वो हाउस होते हैं जो कम पैसे में जल्दी बन जाते हैं और इसका जो मटेरियल होता है वो भी इजीली अवेलेबल होता है। कौन कौन सा मटेरियल यूज होता है कच्चा हाउसेस में? मड मतलब मिट्टी गारा जो होता है, स्टोन, बैम्बू, लीव्स। दिस टाइप ऑफ मटेरियल इज यूज्ड टू मेक कच्चा हाउसेस। कच्चा हाउसेस आर नॉट स्ट्रॉन्ग। कच्चा हाउसेस स्ट्रॉन्ग नहीं होते, मजबूत नहीं होते। इनको टाइम टू टाइम रिपेयर करना पड़ता है, ठीक करना पड़ता है। बारिश आने पे, आंधी आने पे, तूफान आने पे वो जल्दी डैमेज हो जाते हैं, टूट जाते हैं और इन घर को बार बार रिपेयर की जरूरत पड़ती है। इसके अपोजिट दूसरे हाउसेस कौन से हैं? पक्का हाउसेस। पक्का हाउसेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग हाउसेस एंड दीज हाउसेस आर आल्सो वेरी कॉस्टली। इनको बनाने के लिए पैसा भी ज़्यादा चाहिए। क्यों? क्योंकि इस घर को बनाने के लिए जो मटेरियल यूज किया जाता है वो महंगा होता है। उसके लिए हमें ज़्यादा पैसे देकर उसे बाजार से खरीदना पड़ता है। तो कौन कौन सा मटेरियल यूज होता है पक्का हाउस में? ब्रिक्स, सीमेंट, टाइल्स, मार्बल, आयरन, ग्लास। इस तरह के मटेरियल से पक्का हाउसेस बनते हैं और पक्का हाउस जब हम बना लेते हैं तो काफी सालों तक इसको बार-बार रिपेयर भी नहीं करना पड़ता और इसमें लीकेज भी नहीं होती। तो ये मजबूत होते हैं क्योंकि जो इसका मटेरियल है ईंट, सीमेंट, ये उसको बहुत ही मजबूत बना देता है। लकड़ी का काम होता है। आजकल तो नई नई डिजाइन से पक्का हाउसेस बन रही हैं जो देखने में भी बहुत ही सुंदर लगते हैं। In big cities, you have noticed that there are many buildings which are very tall, जो बहुत ऊंची होती हैं और इन बिल्डिंग्स में बहुत ऊंची इमारतों में फ्लोर्स होते हैं, कई मंजिलें होती हैं, कई फ्लोर्स होते हैं और इन बिल्डिंग्स को क्या बोलते हैं? मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स और स्काई स्क्रैपर्स। SKYSCRAPERS, स्काई स्क्रैपर्स, गगन को चूमने वाली इमारत। जब हम नीचे खड़े होकर इन बिल्डिंग्स को ऐसे देखते हैं तो ऐसा फील होता है कि जैसे वो आकाश को छू रही हैं। इतनी ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं। शहरों में ये बिल्डिंग ज्यादा बन रही है, इसका एक कारण है ड्यू टू शॉर्टेज होती है, पॉपुलेशन ज्यादा है, लोग गांव से शहरों की तरफ जा रही है बिजनेस के कारण।
वहाँ की जो जगह है वो कम है, शॉर्टेज ऑफ लैंड है, इसीलिए वहाँ के लोग छोटे छोटे घर लेते हैं जिन्हें फ्लैट्स कहते हैं। और ये फ्लैट्स या अपार्टमेंट कहाँ होते हैं? मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग में। एक मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग में बहुत सारे घर होते हैं और इन फ्लैट्स के अंदर अलग अलग फैमिलीज रहती हैं जिसे वो अपना घर कहते हैं। और दुबई के अंदर बुर्ज खलीफा जो वर्ल्ड की टॉलेस्ट बिल्डिंग है। In cities, everybody is not rich. There are many people who are living in poor conditions. Poor conditions मतलब जिनके पास पैसा बहुत कम होता है और वो ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर रहने की अच्छी व्यवस्था नहीं होती, जहाँ पर रहने के लिए प्रॉपर स्पेस भी नहीं होता, फिर भी इनको मजबूरी में इन लोगों को वहाँ रहना पड़ता है। तो जो लोग उन झुग्गियों में बस्तियों में रहते हैं, उस कॉलोनी में रहते हैं जहाँ पर छोटे छोटे घर बने होते हैं बैम्बू के, मड के, और जो उनकी ऊपर की छत होती है वो टीन की बनी होती है, लोहे की चादरों की बनी होती है, तो उस एरिया को क्या कहते हैं? स्लम्स। स्लम्स क्या है? वेरी स्मॉल हाउसेस मेड ऑफ बैम्बू, स्टोन्स एंड मड। और ये कॉलोनी, ये जो घर होते हैं, बस्तियां होती हैं, इतनी एक दूसरे से घर जुड़े हुए होते हैं कि इवन वहाँ पे सनलाइट भी प्रॉपर नहीं पहुँचती, पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं होती कि उन्हें साफ पानी मिल सके, सैनिटेशन का प्रबंध नहीं होता। सैनिटेशन मतलब जो गंदा पानी है वो उसे प्रॉपर बाहर निकल सके, वहाँ पे दवाइयाँ प्रॉपर उन्हें नहीं मिलती, वो बड़ी ही पुअर हेल्थ कंडीशंस में रहते हैं और ऐसे कॉलोनियों को स्लम्स कहते हैं। पर अब हमारी गवर्नमेंट जो है, सरकार है, इन स्लम्स में रहने वाले लोगों के लिए भी कुछ स्कीम्स लाई हैं। वो कम कीमत पर इन लोगों के लिए क्या बना रही है? घर बना रहे हैं, जहाँ पर सब्सिडी दी जाती है, इनको कम कीमत में छोटे छोटे घर बना के दिए जा रहे हैं ताकि इन लोगों का भी लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा रह सके, इन लोगों को भी अच्छे से रहने की सुविधा मिले, प्रॉपर इनको पीने का पानी मिल सके। लेट्स रिवाइज लेसन 10 नाउ। अब हम इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट टर्म्स को रिवाइज करते हैं। नंबर 1, स्केच। स्केच क्या है? रफ ड्राइंग। स्केच इज अ रफ ड्राइंग ऑफ एनी प्लेस और एनीथिंग। किसी भी चीज़ की जो रफ ड्राइंग होती है, जो हमें किसी डेस्टिनेशन तक पहुंचने में हेल्प करती है, तो वो क्या होता है? स्केच। लैंडमार्क। लैंडमार्क आ प्लेस or thing that becomes popular among people. लैंडमार्क वो चिन्ह होते हैं, वो सिंबल्स होते हैं, वो साइंस होते हैं जो लोग आसानी से पहचान सकते हैं, और इन साइंस एंड सिंबल्स की हेल्प से हम बड़ी आसानी से उस जगह पर पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्लेसेस, ये चीज़ें लोगों के बीच में पॉपुलर होती हैं, लोग इन्हें आसानी से पहचान सकते हैं। मैप आ पिक्टोरियल चार्ट ऑफ एनी प्लेस। किसी भी चीज़ का पिक्टोरियल चार्ट, पिक्चर बना देना एक स्केल के अकॉर्डिंग, एक प्रॉपर स्केल के अकॉर्डिंग जब एक पेपर के ऊपर ड्रॉ किया जाता है तो वो मैप होता है। मैप हम नेबरहुड का भी बना सकते हैं, सिटी का भी बना सकते हैं, इट मे बी ऑफ स्टेट, इट मे बी ऑफ कंट्री, और यू कैन गेट अ मैप ऑफ वर्ल्ड आल्सो। तो बहुत छोटे से छोटे एरिया का भी मैप बनाया जा सकता है और बड़े से बड़े एरिया का भी मैप ड्रॉ किया जा सकता है। पर मैप को बनाने के लिए एक प्रॉपर स्केल की ज़रूरत होती है, एक प्रॉपर रेशियो में मैप को ड्रॉ किया जाता है। एंड अ पर्सन हु ड्रॉज और हु
who makes map is called cartographer. उस पर्सन को कार्टोग्राफर कहते हैं जो मैप बनाता है. And the art of map making is called cartography. और जिस आर्ट से बनाया जाता है उस कला को कार्टोग्राफी कहते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज डायरेक्शंस ऑन मैप्स. मैप्स को स्टडी करने में डायरेक्शंस बहुत ही हेल्पफुल है. देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. 4 मेन डायरेक्शंस हैं. एंड देयर आर 4 सब डायरेक्शन और 4 ही सब डायरेक्शंस हैं. सब डायरेक्शंस मेन डायरेक्शंस के बीच में आती हैं. तो सब डायरेक्शंस कौन कौन सी हैं? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट. तो 4 मेन डायरेक्शंस हैं और 4 सब डायरेक्शंस हैं. आपको इन डायरेक्शंस को ड्रॉ करना आना चाहिए और इनकी लेबलिंग भी आनी चाहिए. तो चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि इस डायग्राम को कैसे बनाते हैं, डायरेक्शंस कैसे ड्रॉ करते हैं. सबसे पहले आप बच्चों इस तरह से एक क्रॉस बनाओगे. एंड पॉइंट्स को एरो लगाओगे इस तरह से. सबसे ऊपर नॉर्थ, टॉप को मैप इज नो डायरेक्शन और इसके अपोजिट क्या होगी? साउथ. लेफ्ट हैंड साइड, जिधर मेरा लेफ्ट हैंड है, आपका भी जिस साइड पे लेफ्ट हैंड होगा उधर होगी वेस्ट और राइट हैंड साइड होगी ईस्ट. तो ये है हमारी 4 मेन डायरेक्शंस. अब हम सब डायरेक्शंस को ड्रॉ करते हैं. मेन डायरेक्शंस के बीच में सब डायरेक्शंस आती हैं. ये देखो लाइन लगाई है मेन डायरेक्शंस के बीच में से सब डायरेक्शंस की, और इनके भी एंड पॉइंट्स एरो से मार्क करेंगे. एंड पॉइंट्स पे क्या लगाए हैं? एरो लगाए हैं. अब नॉर्थ एंड साउथ सब डायरेक्शन में लीडिंग डायरेक्शंस होंगी. अब नॉर्थ एंड वेस्ट, ये देखो ये नॉर्थ है ये वेस्ट है, तो ये सब डायरेक्शन बन जाएगी नॉर्थ वेस्ट एंड डब्ल्यू नॉर्थ वेस्ट. इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे लीडिंग होगा फिर से नॉर्थ और पीछे लगाएंगे ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट. इन द सेम वे साउथ, लीडिंग हो गया साउथ का एस और ये साउथ साउथ वेस्ट. इन द सेम वे साउथ ईस्ट, साउथ और ईस्ट का ई. मेन डायरेक्शंस के बीच में क्या आएंगे? सब डायरेक्शंस आएंगे. तो आपको ये डायग्राम अच्छे से प्रैक्टिस करना है, समझ के करना है और आपको ड्रॉ भी करना आना चाहिए और इसकी लेबलिंग भी आनी चाहिए. ओके, लेट्स रिवाइज लेसन 11 नाउ. लेसन 11 इज पीपल एट वर्क. लोग तरह के काम करते हैं. किस लिए काम करते हैं? पैसा कमाने के लिए. जब हम काम करते हैं तो उस काम के बदले हमें पैसे मिलते हैं. तो वो क्या है? हमारा ऑक्यूपेशन. ऑक्यूपेशन मीन्स द वर्क वी डू टू अर्न मनी. कोई भी काम जो हम करते हैं पैसा कमाने के लिए, दैट इज कॉल्ड एन ऑक्यूपेशन. वो क्या है? ऑक्यूपेशन है, हमारा व्यवसाय है, हमारा रोजगार है. लोग बहुत सारे काम करते हैं ना अलग अलग तरह के पैसे कमाने के लिए. और वो कौन कौन से काम हो सकते हैं? दे वर्क एज पॉटर, टेलर, कोबलर, डॉक्टर, नर्स, पायलट, मैकेनिक, ड्राइवर. और भी बहुत सारी जॉब्स होती हैं जो हम करते हैं. लाइक मी एज अ टीचर. तो टीचिंग क्या है? इट इज ऑल्सो एन ऑक्यूपेशन. क्योंकि टीचिंग करने से मुझे पैसा मिल रहा है तो ये मेरा ऑक्यूपेशन है. कोई दुकान करता है, शॉपकीपर है, कोई फ्रूट सेलर है, और भी तरह का ऑक्यूपेशन. और ऑक्यूपेशन से क्या मिल रहा है?
ऐसा मिल है जिससे हमारी लाइफ चलती है, हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। चलिए तो आप समझते हैं किस तरह से आपको अपनी असेसमेंट्स को अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन ए, राइट आंसर इन वन वर्ड। आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने आंसर को वन वर्ड में लिखना है और लिखते हुए ध्यान रखोगे कि आपको ये सेंटेंस नहीं उतारना है, आपको केवल अपने आंसर्स अपनी शीट पर लिखने हैं क्वेश्चन नंबर के साथ। अभी क्वेश्चन ये है तो हम आंसर ए लिख रहे हैं और क्वेश्चन में कितने हैं यहाँ पर 3 क्वेश्चन ही मैंने, तो आपको भी यहाँ 1 2 3 लाइन्स लगानी है आंसर्स के लिए, सेंटेंसेस नहीं उतारने हैं। नेम वन वुमेन फाइटर पायलट, वन वुमेन फाइटर पायलट का नाम लिखना है, तो लिखिए 3 है आपके पास, तो आप कोई भी एक लिख सकते हो। अमी चतुर्वेदी, आपको क्वेश्चन नहीं उतारना है, केवल आंसर लिखना है। हाउ मेनी मेन डायरेक्शंस आर देयर, कितने मेन डायरेक्शंस हैं, कितने हैं, तो आप अपनी शीट पे आंसर लिखेंगे इस तरह से 4। What do we call a very big single story house? क्वेश्चंस का मीनिंग समझना है कि बहुत बड़ी जो सिंगल स्टोरी हाउस होता है, एक मंजिला घर होता है, उस घर को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हवेली। HAVELI। और जब आंसर लिखते हैं फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। चलिए आप समझते हैं कि किस तरह से आपको क्वेश्चन आंसर्स को अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन आंसर्स ऐसे दिए होंगे, आंसर का फॉलोइंग क्वेश्चंस 1 2, इस तरह से आपके पास 6 7 क्वेश्चन आंसर्स हो सकते हैं। व्हाट इज कार्टोग्राफी, क्वेश्चन 1 गिवन। क्वेश्चन 2, व्हाट आर बंगलोज, यहाँ पे मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं, तो आपको इन दोनों क्वेश्चन को अपनी शीट पर नहीं लिखना है, आपको केवल इनके आंसर अपनी शीट पर लिखने हैं क्वेश्चन नंबर के साथ। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर बी, तो आंसर नंबर बी, और बी का हम नंबर 1 का आंसर लिख रहे हैं, तो हम यहाँ पर भी नंबर 1 डालेंगे। और नंबर 1 क्या है? व्हाट इज कार्टोग्राफी, और कार्टोग्राफी का आंसर 1 के सामने ही लिखेंगे। द आर्ट ऑफ मैप मेकिंग इज कॉल्ड कार्टोग्राफी, क्वेश्चन नहीं लिखना है। उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर बंगलोज, बंगलोज क्या होते हैं, तो नंबर 2 डालोगे और 2 में आंसर लिखोगे बंगलोज का। वेरी बिग एंड स्पेशियस हाउसेस आर कॉल्ड बंगलोज, तो इस तरह से आपको जितने भी क्वेश्चन दिए होंगे आपको उन्हें आंसर शीट पर अटेम्प्ट करना है, उनके केवल आंसर लिखने हैं, क्वेश्चन नहीं लिखने हैं। और जब आंसर लिखते हैं तो आपका क्वेश्चन नंबर उसके आंसर के साथ लिखा होना चाहिए। थैंक यू बेटा। स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल।